कैसे मेरे बाबू लोग, उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम लोग पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 5 के वीडियो पार्ट 2 में। पार्ट नंबर 1 हम लोग का अपलोड हो चुका है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो पार्ट 2 की। क्या हुआ? चलिए सुनिए। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे भूमि बचत प्रौद्योगिकी से हम लोगों को पढ़ना है। हम लोग पढ़े हुए थे कल जायद फसल, रबी फसल, खरीफ फसल, है ना। यह सभी चीज़ों के बारे में हम लोग कल चर्चा किए हुए थे, है ना। ऋतु के बारे में, उसके बाद में प्रमुख फसलों के बारे में हम लोग कल चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग को पढ़ना है भूमि बचत प्रौद्योगिकी के बारे में। चलिए तो थोड़ा कुछ मोटिवेशन लाइन हो जाए, ठीक है। तो बोलते हैं ना कि अगर सफलता वक्त मांग रही है, अगर सफलता वक्त मांग रही है तो कामयाबी औकात से बाहर, यानी कि बाहर हासिल होगी, है ना। अगर सब हम लोग का मेहनत में अगर समय लग रहा है तो समय दीजिए, शिद्दत से दीजिए, मेहनत कीजिए, वाकई जो सफलता मिलेगा वह लाजवाब मिलेगा, है कि नहीं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भूमि प्रौद्योगिकी से और चलते हैं आगे। चलिए आते हैं अब भूमि बचत और प्रौद्योगिकी। क्या है हम लोग का चैप्टर 5 है और टॉपिक हम लोग का क्या है? भूमि बचत, भूमि बचत प्रौद्योगिकी, भूमि बचत प्रौद्योगिकी। ठीक, तो समझेंगे यह भूमि बचत प्रौद्योगिकी क्या होता है, ठीक है। चलिए देखिए, तो यह प्रौद्योगिकी दो भागों में बांटी जा सकती है। भूमि बचत प्रौद्योगिकी को कितने भागों में बांटा जा सकता है बताइए? तो दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। पहली वह जो प्रति इकाई भूमि में फसल विशेष की उत्पादकता बढ़ाए, यानी कि पहली वह जो भूमि में फसल विशेषता की उत्पादकता जो है उसको बढ़ाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो भूमि बचत, यानी कि उसको बोलते हैं हम लोग, फसल की अगर विशेषता को बढ़ाता है, उत्पादक को बढ़ाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे भूमि बचत प्रौद्योगिकी। तुम रखती हो कि नहीं? आ जाए। ए प्यारे जी, बहुत मारेंगे। हटाइए उसको। चलिए देखिए, वीडियो चल रहा है। चलिए सुनिए, तो पहली क्या है कि पहली वह जो प्रति इकाई भूमि में फसल की विशेषता को क्या करता है? उत्पादकता को बढ़ाता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भूमि बचत प्रौद्योगिकी। जो दूसरी वह जो प्रौद्योगिकी जो एक कृषि कृषि वर्ष में गहन भूमि उपयोग से विभिन्न फसलों का उत्पादन बढ़ाए। गहन भूमि मतलब कि उपयोग का मतलब हो गया कि एक फसल हटा तो दूसरा फसल हम लोग क्या कर दिए? लगा दिए, तो वह क्या हो जाएगा? गहन कृषि कहलाता है। वह क्या कहलाता है? गहन भूमि उपयोग का हम लोग का उसको कहेंगे, ठीक। उसके बाद आपको बताते हैं कि दूसरी प्रौद्योगिकी का लाभ यह है कि इसमें सीमित भूमि में भी कुल उत्पादक बढ़ाने के साथ श्रमिकों की मांग भी पर्याप्त रूप से बढ़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी जैसी आर्थिक समस्या को कम करने के लिए आवश्यक है। यानी कि जो यह गहन कृषि है या ग्रामीण क्षेत्रों में जो मतलब कि आपको बताते हैं कि बेरोजगारी है, इसको कम करने में भी यह सहायता करता है। और हम लोग को फ़ायदा भी है। फ़ायदा यह है कि हम लोगों को इससे फसल
मतलब कि अधिक मात्रा में होता है, ज़्यादा हो पाएगा और हम लोग को लाभ भी मिलता है इससे, है कि नहीं। चलिए अगला हम लोग का आर्थिक समस्या को कम करने के लिए भी, ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी आर्थिक समस्याएं हैं उनको भी कम करने के लिए यह फायदेमंद होता है। ठीक, अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगला टॉपिक हम लोग का क्या है कि भारत में कृषि ऋतु यानी कि मौसम के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, मौसम के बारे में। तो भारत में जो कृषि का मौसम होता है वह कौन कौन सा मौसम होता है, उस मौसम को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं मौसम ऋतु के बारे में, और सबसे पहला ऋतु हम लोग का खरीफ ऋतु। कौन सा ऋतु, खरीफ ऋतु के बारे में, ठीक है। चलिए देखिए, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हाँ हो गया। चलिए सुनिए, तो हम लोग पढ़ना है क्या, भारत में कृषि ऋतु के बारे में, किसके बारे में, कृषि ऋतु के बारे में, ठीक है। चलिए देखिए, तो हम लोग पढ़ना है अगला, अगला टॉपिक क्या है, तो कृषि ऋतु क्या है, कृषि ऋतु के बारे में, ठीक। कृषि ऋतु, इसको हम लोग कितने भागों में बांटे थे, दो भागों में पढ़ लिए हैं, ठीक है। कृषि ऋतु, तो सबसे पहला हम लोगों का हो जाएगा एक नंबर में खरीफ ऋतु, क्या हो जाएगा बताइए, खरीफ ऋतु, खरीफ, खरीफ ऋतु, खरीफ ऋतु। तो यह खरीफ ऋतु क्या होता है, ठीक है। खरीफ ऋतु के बारे में देखेंगे तो यह ऋतु जून माह में प्रारंभ होता है। यह शुरू कब होता है, जून में, शुरू कब होगा, जून में, ठीक। और अंत कब होगा, तो सितंबर में, कब होगा, सितंबर में, ठीक। यह जून में शुरू होगा, जून में क्या होगा, शुरू, और सितंबर में क्या होगा, खत्म। तो सितंबर, सितंबर में क्या हो जाएगा, खत्म। जून में शुरू होगा और सितंबर माह तक रहेगी। इस ऋतु में चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा की खेती होती है। कौन कौन इसमें फसल क्या क्या होगा, तो फसल की बात किया जाए तो फसल क्या आ जाएगा, चावल, क्या आ जाएगा, चावल, ठीक। बाजरा, बाजरा, कपास, कपास, ठीक। उसके बाद में जूट, कौन चीज़ हो जाएगा, जूट, ज्वार, ठीक है, जूट, ज्वार, ठीक है, अरहर, ठीक है, अरहर हो जाएगा इस मौसम में। उसके बाद आपको बताते हैं, अरे गांव देहात में इसको लहरी कहते हैं, ठीक है, अरहर हो जाएगा। उसके बाद में आपको बताते हैं चावल, जूट, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि, कौन चीज़, आदि, ठीक है। या और भी हो सकता है इसमें, ठीक है। अगला पढ़ेंगे हम लोग, हेलो, पढ़ेंगे हम लोग कि यह सभी फसलें इसमें होती हैं और आदि कृषि की जाती है खरीफ की। खरीफ की फसल दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ यानी कि संबंध है, यानी कि खरीफ की फसल का, खरीफ फसल का किस मौसम से संबंध है, तो दक्षिण पश्चिम मौसम, किससे बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून से, किससे, दक्षिण पश्चिम मानसून से। इसका संबंध किससे है, इसका संबंध तो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से इसका संबंध है, ठीक। पूछेगा तो ये खरीफ ऋतु का संबंध किससे है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ इसका संबंध होता है, ठीक। उसके बाद आपको बताते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चावल की फसल शुरू होती है। किसकी फसल शुरू होती है, चावल की फसल, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ कौन सी का फसल शुरू होता है, फसल की शुरुआत, फसल शुरू होता है, कौन सा फसल, तो चावल की फसल, कौन सी इसकी फसल, चावल की फसल की शुरुआत होता है, ठीक। चावल की फसल की शुरुआत होती है, ठीक। अब हम लोग पढ़ना है रबी ऋतु, कौन सा ऋतु, रबी ऋतु, ठीक। अगला टॉपिक हम लोग का क्या होगा, यह एक नंबर में हम लोग पढ़ लिए। दूसरा नंबर हम लोग का पढ़ेंगे रबी ऋतु, रबी ऋतु, ठीक है, रबी ऋतु के बारे में, रबी ऋतु। तो यह रबी ऋतु क्या होता है और इसमें कौन कौन से फसलें होती हैं, जायद एक काल्पनिक ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है। यानी कि यह जो होता है हम लोग का रबी ऋतु, सॉरी रबी ऋतु के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। तो रबी ऋतु की जो शुरुआत होती है अक्टूबर में, कब होती है,
सितंबर में हम लोगों का खरीफ फसल की ऋतु खत्म होगा, तो सितंबर तक वह पूरा सितंबर तक रहेगा। और उसके बाद में अक्टूबर में हम लोग का शुरू हो जाएगा कौन सा, रबी ऋतु। और यह कब तक रहेगा, तो नवंबर तक। कब तक रहेगा, यह कब से कब तक, तो अक्टूबर से कहाँ तक रहेगा, तो नवंबर तक। कहाँ तक, नवंबर तक, ठीक। या अक्टूबर से लेकर कहाँ तक रहता है, नवंबर तक। अक्टूबर में शुरू होगा, नवंबर में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। में शरद ऋतु से प्रारंभ होती है, यानी कि यह कब से शुरू होता है, तो अक्टूबर से हम लोग का ठंडी का शुरुआत हो जाता है, तो शरद ऋतु से यह प्रारंभ होती है। और कहाँ तक, यानी कि सुनिए, यह अक्टूबर से नवंबर तक नहीं, यानी कि अक्टूबर नवंबर में शुरू होता है। अक्टूबर नवंबर में क्या होगा, शुरू। और कहाँ तक चलेगा, तो अक्टूबर नवंबर से शुरू होता है, यानी कि शरद ऋतु के साथ इसका शुरुआत होता है। और आपको बताते हैं मार्च तक यह खत्म हो जाएगा। कब खत्म हो जाएगा, मार्च तक। कब खत्म हो जाएगा, मार्च तक यह क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मार्च तक क्या हो जाएगा, खत्म। यानी कि शुरुआत अक्टूबर नवंबर से होता है और ख़त्म कहाँ हो जाएगा, मार्च तक। और इसको हम लोग शरद ऋतु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शरद ऋतु भी हम लोग इसको बोलते हैं, रबी ऋतु को, ठीक। उसके बाद में बताते हैं कि इसमें कौन कौन चीज़ का फसल होता है, तो आपको बताते हैं चना की फसल होता है। कौन चीज़ की फसल की बात किया जाए, फसल की, तो फसल कौन कौन सा फसल होगा, तो चना की फसल होगा। कौन चीज़ का फसल, चना का। उसके बाद में प्रमुख रूप से देखा जाए तो गेहूं का। कौन चीज़ का, गेहूं का फसल होगा। कौन चीज़ में, इसी महीने में, ठीक है, गेहूं का फसल होगा। उसके बाद में आपको बताते हैं यानी कि तोरई होगा, सरसों होगा, समझे। क्या आ जाएगा, तोरई, तोरई। उसके बाद में सरसों, ठीक। उसके बाद में हो जाएगा जौ। क्या आ जाएगा, जौ, ठीक। उसके बाद आपको बताते हैं आदि फसल, यानी कि फसल कृषि के अंतर्गत यानी कि की जाती है इसके अंदर। और आदि फसल इसमें आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आदि फसल आ जाएगा। किस में, तो बताइए रबी ऋतु में। पूछेगा तो ये रबी ऋतु में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, तो बता देंगे। चल देखिए, आपको अगर बोलेगा कि रबी ऋतु का परिभाषा लिखे तो कैसे लिखेंगे, इसी से हम लोग परिभाषा बना लेंगे। लिखेंगे रबी ऋतु की शुरुआत, रबी ऋतु की शुरुआत अक्टूबर नवंबर से होती है, अक्टूबर नवंबर से होती है। और यह रब यानी कि लिखेंगे अक्टूबर नवंबर से होती है और यह मार्च तक रहती है, मार्च तक रहती है। इस मौसम में चना, गेहूँ, तोरई, सरसों, जौ आदि की फसलें मतलब कि उगाई जाती है। हो सकता है, हो जाएगा, ठीक। चलिए लिखिए, अब पढ़ेंगे हम लोग जायद ऋतु। इसके बाद में क्या आ जाएगा, तीसरे नंबर में हम लोग लिख लेंगे क्या, जायद ऋतु, जायद ऋतु। तब समझेंगे जायद ऋतु में कौन कौन सी फसलें होती हैं, जायद ऋतु में कौन कौन सी फसलें होती हैं। तो जायद ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। जायद एक अल्पकालीन ग्रीष्मकालीन यानी कि फसल ऋतु है, यानी कि अल्पकालीन यानी कि बहुत ही कम समय के लिए रहता है। जायद ऋतु क्या होता है, बहुत ही कम समय के लिए रहती है। और ग्रीष्मकालीन ऋतु यानी कि गर्मी का मौसम वाला यह ऋतु है, जो रबी फसल की कटाई के बाद अप्रैल से प्रारंभ होती है। कब से होती है, अप्रैल से प्रारंभ होती है और जून तक रहती है। अप्रैल से शुरू होगा और कब तक रहेगा, अप्रैल से शुरू होगा और जून तक रहेगा। अप्रैल से शुरू होगा और कहाँ तक रहेगा, जून तक। तो देखिए अप्रैल, ठीक है। उसके बाद में क्या आ जाएगा, मार्च के बाद शुरू होगा अप्रैल में, अप्रैल मई जून, यानी कि 2 से 3 महीने में यह खत्म हो जाएगा। अप्रैल से शुरू होगा, अप्रैल मई और जून, 3 महीने में क्या हो जाएगा, खत्म। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अल्पकालीन ग्रीष्मकालीन। क्या बोलते हैं, अल्पकालीन ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु, अल्पकालीन ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु इसको कहते हैं। इस ऋतु में कौन कौन सी मतलब कि फसलें लगाई जाती हैं, तो आपको बताते हैं कि इस मौसम में हम लोग का होता है फसल की बात किया जाए, कौन चीज़ का, फसल की, तो कौन कौन सी फसल होती है, तो तरबूज का। कौन चीज़ का, तरबूज का खेती कर सकते हैं। खीरा का खेती कर सकते हैं। कौन चीज़ का, खीरा का खेती कर सकते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि तरबूज, खीरा, सब्जी की खेती कर सकते हैं। कौन चीज़ का, सब्जी की खेती इसमें होता है, सब्जी। उसके बाद में आपको बताते हैं कि आदि फसलें इसमें लगाई जाती हैं। कौन चीज़, आदि फसलें इसमें लगाई जाती हैं। तो इसका अगर परिभाषा लिखना होगा तो लिखेंगे हम लोगों का जायद ऋतु, जायद ऋतु एक अल्पकालीन ग्रीष्मकालीन ऋतु है, अल्पकालीन ग्रीष्मकालीन ऋतु है, जो यानी कि जो रबी के कटाई के बाद, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, जो
जो हम लोग का अप्रैल से शुरू होता है और जून तक रहती है। अप्रैल से प्रारंभ होता है और जून तक रहती है। इस ऋतु में तरबूज, खीरा, सब्जी आदि की फसलों की कृषि होती है। आदि की फसलों की कृषि होती है। ठीक, अगला हम लोग को पढ़ना है कि भारत में कृषि के प्रकार। अब क्या पढ़ना है हम लोग का अगला टॉपिक, भारत में कृषि के प्रकार। ठीक, अगला हम लोग हेडलाइन बनाते हैं, हाँ, भारत में कृषि के प्रकार। भारत में कृषि के प्रकार, ठीक है, भारत में कृषि के प्रकार। तो हम लोग का सबसे पहले भारत में हम लोग देखेंगे कितने प्रकार की कृषि होता है। तो एक नंबर में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला नंबर में होता है हम लोग का संचित कृषि। कौन सा कृषि? संचित कृषि। तो यह संचित कृषि क्या होता है? तो देखिए आपको हम अभी बताते हैं कि संचित कृषि क्या होता है। ठीक, चलिए देखिए, तो देखेंगे संचित कृषि हम लोग का क्या होता है। तो संचित कृषि सबसे पहले नंबर पर आ जाता है, यानी कि भारत के कृषि को हम लोग बोले तो दो भागों में बांटे हैं। कितने भागों में? दो भागों में। एक हो जाएगा संचित कृषि और दूसरा है वर्षा निर्भर कृषि। दूसरा क्या आ जाएगा? वर्षा निर्भर कृषि, यानी कि जिसके लिए बरसात के ऊपर वह निर्भर रहता है, उस कृषि को हम लोग वर्षा निर्भर कृषि कहते हैं। संचित कृषि में आपको बताते हैं कि वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी को सिंचाई द्वारा पूरा किया जा सकता है। इसका उद्देश्य अधिकतम क्षेत्र को पर्याप्त आर्द्र उपलब्ध कराना है। समझेंगे कि यानी कि इसका अगर बरसात नहीं भी हो रहा है तो सिंचाई के माध्यम से इसके जल की कमी को पूरा किया जा सकता है। जल की कमी को पूरा किया जा सकता है। और इसका जो उद्देश्य है अधिकतम क्षेत्र में पर्याप्त आर्द्र उपलब्ध कराना है। ठीक, आगे समझेंगे कि फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराकर अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करना, उत्पाद योग्य क्षेत्र को बढ़ाना। उत्पाद योग्य क्षेत्र को क्या करना? बढ़ाना। किसका काम है? तो संचित कृषि का। किसका? आप पढ़ेंगे, यानी कि संचित कृषि हम लोग लिख दिए हैं ना। क्या लिख दिए हैं? संचित कृषि। हम लोग को संचित कृषि नहीं, सिंचित कृषि लिखना है। क्या लिखना है? सिंचित कृषि, संचित नहीं, सिंचित कृषि। गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, उसके लिए माफी चाहेंगे। देखिए सिंचित कृषि, तो सिंचित का मतलब जिसका सिंचाई करके हम लोग फसल को उगा ले। क्या करके? सिंचाई करके। सिंचाई का मतलब कि हम लोगों का बरसात के लिए निर्भर नहीं है, पानी डाल करके खेतों में और हम लोग क्या कर सकते हैं? कृषि को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको हम लोग सिंचित कृषि कहेंगे। क्या कहेंगे? सिंचित कृषि। और सिंचित कृषि जो होता है हम लोग का दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के। ठीक है, सिंचित कृषि हम लोग का दो प्रकार का होता है। और यह दो प्रकार कौन कौन से हैं अभी देखते हैं हम लोग। ठीक, तो सबसे पहला प्रकार होता है हम लोग का रक्षित सिंचित कृषि। क्या होता है? एक में होता है रक्षित सिंचित कृषि, सिंचित सिंचित कृषि। ठीक, एक में हो जाएगा रक्षित सिंचित कृषि और दो में हो जाएगा हम लोग का उत्पादक यानी कि सिंचाई कृषि। उत्पादक सिंचाई कृषि, सिंचाई कृषि। एक हो जाएगा रक्षित कृषि, रक्षित कृषि, और दूसरा क्या हो जाएगा? उत्पादक सिंचाई कृषि। हम लोग इसको बोल सकते हैं रक्षित सिंचित कृषि, रक्षित सिंचित कृषि। ठीक, अब समझेंगे कि रक्षित सिंचित कृषि क्या होता है और उत्पादक सिंचाई कृषि क्या होता है। तो देखेंगे, रक्षित सिंचित कृषि का मुख्य उद्देश्य आर्द्र की कमी के कारण फसल को नष्ट होने से बचाना है। यानी कि अभिप्राय वह है कि वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी को सिंचाई द्वारा पूरा किया जा सकता है। रक्षित सिंचित कृषि समझेंगे कि इसका मेन काम क्या है, इसका मुख्य काम क्या है। तो इसका मुख्य मतलब कि उद्देश्य जो है आर्द्रता की कमी को फसलों को नष्ट होने से बचाना, यानी कि इसमें पानी की आवश्यकता उतनी ही होती है जितना से फसल बर्बाद होने से बच जाए। फसल बर्बाद होने से क्या हो जाए? बच जाए। तो उतना ही पानी हम लोग इसमें डालते हैं। ठीक है, और दूसरा काम क्या है कि अभिप्राय यानी कि वह है कि वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी को सिंचाई द्वारा पूरा किया जा सकता है। अगर बरसात हो रहा है तो ठीक है, बरसात हो रहा है तो ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो इसके लिए जल की कमी को हम लोग सिंचाई के माध्यम से पूरा कर देंगे। किसके माध्यम से? सिंचाई के माध्यम से इसको पूरा कर देंगे। ठीक, किसके लिए?
तो सिंचाई के लिए, कौन चीज़ के, सिंचाई के माध्यम से इसको पूरा कर देंगे और समझेंगे। सिंचित कृषि का मतलब हो गया कि सिंचित, रक्षित सिंचित कृषि, तो समझेंगे इसमें सिंचाई उतना ही करेंगे जितना से फसल की रक्षा हो जाए, क्या हो जाए, रक्षा हो जाए। तो रक्षित लिखा है, रक्षित का मतलब रक्षा होना, रक्षित का मतलब रक्षा होना, उसकी सुरक्षा के लिए हम लोग जितना इसकी आवश्यकता है, पानी की उतना आवश्यकता है, इसको हम दे देंगे, मतलब कि इसको बचाने के लिए, तो हम लोग का इसको रक्षित सिंचित कृषि कहेंगे। अब पढ़ेंगे उत्पादक, उत्पादक सिंचाई कृषि, ठीक। तो उत्पादक सिंचाई कृषि में समझेंगे क्या होता है। तो उत्पादक सिंचाई कृषि का उद्देश्य फसलों को यानी कि पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराना, अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करना, यानी कि उत्पादक सिंचाई में जल की निवेश की मात्रा को रक्षित सिंचित कृषि की यानी कि अपेक्षाकृत अधिक होती है, समझेंगे। इसको जो होता है जल की आवश्यकता अधिक होती है, जल की आवश्यकता क्या होती है, अधिक होती है। और यहाँ पर समझेंगे कि इसको जल की आवश्यकता अधिक होती है और इसमें सिंचाई हम लोगों को ज़्यादा करना पड़ता है, पानी उसमें ज़्यादा चाहिए। जैसे कि हम लोगों के यहाँ मतलब कि धान की फसल 2 बार करता है, कितना, कोई कितनी बार, 2 बार। तो अभी के मौसम में हम लोग का जिसका धान लगा होगा, तो बरसात तो अभी नहीं हो रहा है, अब बरसात नहीं हो रहा तो उसमें सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी, उसमें हम लोग को पानी हमेशा देते रहना पड़ेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्पादक सिंचाई कृषि। उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए आपको उसका सिंचाई करना पड़ेगा, उसका सिंचाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगला हम लोग का टॉपिक था, ठीक, इसका भारत में कृषि के प्रकार का हम लोगों का 1 नंबर पर है सिंचित कृषि और इसका 2 भाग था, ठीक। अब दूसरा नंबर हम लोग को पढ़ना है क्या, कृषि पर यानी कि सॉरी वर्षा पर निर्भर कृषि, वर्षा पर निर्भर कृषि, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर हेडलाइन बनाते हैं दूसरा नंबर, कौन सा, तो वर्षा पर निर्भर कृषि, निर्भर कृषि, ठीक। तो वर्षा पर निर्भर कृषि, तो देखेंगे कि वर्षा पर निर्भर कृषि हम लोग का कौन कौन सा होता है। तो यह पूर्णतः वर्षा पर निर्भर होती है, पूरी तरह से बरसात पर ही निर्भर रहेगा। अगर बरसात हुआ तो गुड, और नहीं हुआ तो वेरी गुड, मतलब कि होगा ही नहीं। अगर बरसात नहीं होगा तो होगा ही नहीं, तो कहिएगा सर वेरी गुड बोल रहे हैं, मतलब कि अगर, तो मतलब कि फसल ही नहीं होगा हम लोग का, ठीक है। तो उपलब्ध आर्द्रता की मात्रा के आधार पर इसे शुष्क कृषि, शुष्क भूमि कृषि व आर्द्र भूमि कृषि में बांटते हैं, यानी कि समझिए इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। इसको भी कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, ठीक है। तो अगर बरसात नहीं होगा, वर्षा पर ही निर्भर है, नाम से यह स्पष्ट है, वर्षा पर ही निर्भर है। अगर बरसात नहीं हुआ तो यह फसल हम लोग का नहीं होगा, यह फसल हम लोग का नहीं होगा, ठीक। एक में हो जाएगा शुष्क भूमि कृषि, क्या हो जाएगा बताइए, क्या आ जाएगा, तो शुष्क भूमि कृषि, हेलो, शुष्क भूमि कृषि, एक में क्या आ जाएगा, शुष्क भूमि कृषि, ठीक। और दूसरा नंबर में हो जाएगा हम लोग का आर्द्र भूमि कृषि। दूसरे नंबर में क्या आ जाएगा, आर्द्र भूमि कृषि, आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि कृषि, ठीक। एक में हो जाएगा हम लोग का शुष्क भूमि कृषि और दूसरे में क्या हो जाएगा, आर्द्र भूमि कृषि। तो शुष्क भूमि कृषि हम लोग किसको कहते हैं, ध्यान से समझेंगे कि वार्षिक यानी कि वार्षिक वर्षा, हेलो, वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम है, इन क्षेत्रों में शुष्कता को सहने में यानी कि सक्षम फसलें जैसी रोगी यानी कि रोगी यानी कि बाजरा, मूंग, चना तथा यानी कि ज्वार यानी कि चारा फसलें, गवार चारा फसलें आदि उगाई जाती है। ध्यान समझेंगे यहाँ पर, यानी कि इस फसल के लिए जो हम लोग का शुष्क कृषि होती है, हेलो, शुष्क कृषि जो होती है, इसके लिए हम लोग का वार्षिक वर्षा कितना होना चाहिए, तो 75 सेंटीमीटर से कम, 75 सेंटीमीटर से कम, ठीक है। 75 सेंटीमीटर से कम है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, शुष्क कृषि, क्या बोलेंगे उसको, शुष्क कृषि। और इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन सी फसलें होती हैं, तो हम लोग बोलेंगे इसको, इसमें बोलेंगे रागी, कौन सा, रागी फसल हो जाएगा, चना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चना हो जाएगा। उसके बाद आपको बताते हैं कि बजरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बजरा हो जाएगा, बजरा हो जाएगा। चारा फसल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चारा फसल, ठीक है, इत्यादि इसमें हो जाएगा। चारा फसल यहाँ पर लिख देते हैं, चारा फसल, चारा फसल, ठीक। उसके बाद आपको बताते हैं कि अब हम लोगों का आ जाते हैं आर्द्र भूमि कृषि में, किसमें, आर्द्र भूमि कृषि में।
तो यानी कि ताजे पानी की जल कृषि, ताजे पानी की जल कृषि, उसको हमेशा ताज़ा पानी चाहिए। क्या चाहिए? ताज़ा पानी चाहिए। ये यानी कि प्रदेश बाढ़ यानी कि यानी कि बाढ़ तथा मृदा अपरदन का समान यानी कि सामना करते हैं। इन क्षेत्रों में वे फसलें उगाई जाती हैं जिन्हें पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। यानी कि जिसको पानी ज़्यादा चाहिए, जिसको पानी क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। यानी कि 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा यहाँ पर पानी की आवश्यकता होती है, यहाँ पर बरसात की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसमें आपको बताते हैं कि इसमें पानी क्या चाहिए। पानी क्या चाहिए? तो पानी ज़्यादा चाहिए। पानी क्या चाहिए? ज़्यादा। ठीक, और आपको बताते हैं कि इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं। फसल की बात किया जाए तो इसमें हम लोग का फसल हो जाएगा चावल। क्या हो जाएगा? चावल। क्या क्या हो जाएगा? चावल, जूट, गन्ना। क्या हो जाएगा? चावल, जूट, ठीक, गन्ना। ठीक, कौन सा? चावल, जूट, गन्ना। गन्ना का मतलब क्या? गाने वाला गाना नहीं, समझ में आया? ईख होता है। क्या होता है? घी, ईख होता है। ठीक है, वह गन्ना जो होता है मतलब कि एक गाने वाला होता है और एक क्या होता है? हाँ, तो यही है कि गाना मतलब कि गाना बेच करके हम लोग कुछ खरीद भी सकते हैं। ठीक है, चलिए। हंस क्या रही है? देखो इधर। तो आदि आदि ताजे पानी की यानी कि जल कृषि भी कही जाती है। इसको क्या बोलते हैं? ताजे पानी की जल कृषि। क्या बोलते हैं? ताजे पानी की जल कृषि। ठीक है, तो समझेंगे। अरे हलवन करो। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में कृषि विकास। क्या पढ़ने वाले हैं बताइए? हेलो, क्या पढ़ेंगे? तो भारत में कृषि विकास, कृषि कृषि विकास। हेलो, क्या पढ़ेंगे? भारत में कृषि विकास। तो भारत में जो कृषि विकास होता है उसको हम लोग समझेंगे। तो देखेंगे, ठीक है, कि यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले, हेलो, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारतीय कृषि सिर्फ जीविकोपार्जन की अर्थव्यवस्था थी। ध्यान समझिएगा, 1947 ईस्वी के पहले, हेलो, 1947 ईस्वी के पहले हम लोग का जो भारत था, वह भारत में जो कृषि होता था, क्या होता था? कृषि होता था। ठीक, चलिए सुनिए। तो हम लोग कहाँ थे? भारत में कृषि विकास के बारे में ध्यान सुनेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो जीविकोपार्जन की अर्थ यानी कि अर्थव्यवस्था जैसी थी, यानी कि जो कृषि जो थी 1947 के पहले, 1947 के पहले जो था, जो कृषि किया जाता था खाली जीविकोपार्जन के लिए किया जाता था। कौन चीज़ के लिए? जीविकोपार्जन। जीविकोपार्जन का मतलब हो गया कि लोग जो किसान होते थे अपने लिए कृषि करते थे, मतलब कि अपने खाने के लिए, अपने परिवार के लिए बस कृषि करते थे मैक्सिमम। मतलब कि बिजनेस के व्यू से सब्जी वगैरह चाहे वो सब बेचने के लिए जो होता है उसके लिए वह लोग खेती नहीं करते थे। ठीक, देश विभाजन के दौरान लगभग एक तिहाई सिंचित भूमि पाकिस्तान में चली गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार का यानी कि तत्कालिक उद्देश्य खदानों का उत्पादन बढ़ाना था, यानी कि जिसमें निम्न यानी कि उपाय किए गए। समझिए, यानी कि जो आपको बता रहे हैं कि जब विभाजन हो गया देश का तो लगभग एक तिहाई भाग, कितना? एक तिहाई भाग आपका कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। कितना? पाकिस्तान में। एक तिहाई का मतलब हो गया कि अगर 100 एकड़ है तो 100 एकड़ का एक तिहाई कर लीजिए। कितना कर लीजिए? एक तिहाई। ठीक, तो इसको हम लोग कितना करेंगे? 3 से भाग करेंगे तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 तिहाई 9, यानी कि समझिए तो 33 पॉइंट हम लोग का 3 3 इस तरह से कुछ आएगा, है कि नहीं? 33 पॉइंट क्या आ जाएगा? इसी तरह आएगा। तो 33 इतना ही भाग हम लोगों के पास भारत में बच गया। और एक तिहाई भाग जो था कहाँ चला गया हम लोग का? पाकिस्तान में। कहाँ चला गया? पाकिस्तान में भाग हम लोग का चला गया, मतलब कि कृषि का। तो अब हमारे पास जो ज़मीन बच गया वह ज़मीन में कमी आ गया कृषि के लिए। तो हम लोगों को कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम लोगों को कई तरह के कार्य करने पड़े, कई तरह के कदम उठाए गए। तो सबसे पहले हो गया क्या कि व्यापारिक फसलों की जगह खाद्यान्नों को यानी कि उगाया जाना। ठीक है, तो व्यापारिक कृषि के जगह, व्यापारिक कृषि के जगह कौन चीज़ का उत्पादन करना? तो
आपको बताते हैं कि खदानों को उगाना, कौन चीज़ का उगाना? खदानों का उगाना। खदानों का उगाना का मतलब हो गया, ठीक है, कि जो फसल खाने वाला है नहीं, ठीक है, खाने वाला फसल को उत्पादन करना, खाने वाला फसल का उत्पादन करना, ठीक है, व्यापारिक फसल को छोड़ देना। व्यापारिक फसल में क्या किया जाता था, आपको बताते हैं कि ईख क्या है? गन्ना। गन्ना हम लोग का व्यापारिक फसल है, क्या है? कपास क्या है? जूट क्या है? व्यापारिक है कि नहीं? तो इन सब फसलों को रोक दिया गया, ठीक। कृषि गहनता को बढ़ाना। कृषि गहनता का मतलब हो गया कि कम जमीन में ज़्यादा फसलों को उगाना, ज़्यादा फसलों को उगाना कृषि गहनता कहलाता है। कृषि योग्य बंजर तथा परती भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करना, यानी कि कृषि योग्य जो बंजर भूमि था उसको परिवर्तित करना किस में? तो कृषि योग्य भूमि में, यानी कि जिससे हम लोग का फसल उत्पादन हो सके उस भूमि में बदलना। खाद्यान्नों के यानी कि उत्पादन को और भी अधिक बढ़ाने के लिए गहन कृषि जिला कार्यक्रम तथा गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम आरंभ किए गए। तो गहन कृषि जिला कार्यक्रम, गहन कृषि जिला कार्यक्रम का मतलब हो गया कि प्रत्येक जिला में यानी कि गहन कृषि को बढ़ावा देना, ठीक है। और गहन कृषि का यानी कि क्षेत्र कार्यक्रम, यानी कि गहन कृषि पर विशेष रूप से जोर डाला गया। लेकिन 1960 के दशक के मध्य लगातार 2 अकाल से देश में यानी कि अन्य संकट उत्पन्न हो गया, जिसके कारण दूसरे देश से खाद्यान्नों का आयात करना पड़ा। यानी कि 1960 के दशक में, कब? 1960 के दशक में। तो 1960 के दशक में क्या हुआ कि हम लोगों का समझते हैं कि लगातार अकाल पड़ गया। लगातार क्या पड़ गया? लगातार 2 अकाल से देश का जो संकट में अन्य संकट जो है उत्पन्न हो गया। अन्य संकट का मतलब कि और भी ज़्यादा संकट उत्पन्न हो गया, ठीक है, 1960 के दशक में। तो हम लोगों को दूसरे देश से खाने के लिए फसल मंगाना पड़ा, दूसरे देश के लिए से यानी कि खदानों का आयात करना पड़ा। आयात का मतलब कि खरीदना पड़ा हम लोगों को, ठीक है। भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं, जो भारत में जो कृषि होता है उसका मेन समस्या क्या है, क्या पढ़ेंगे? भारतीय कृषि की भारतीय कृषि की क्या? भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं, क्या पढ़ेंगे? प्रमुख समस्या। तो भारतीय कृषि की जो प्रमुख समस्या है वह क्या क्या है? तो छोटी आकृति का जोत, यानी कि खेतों के छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाना, छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाना। तो छोटी आकृति के जो जोत होने के कारण आपको बता रहे हैं कि जो कृषि है उसमें कमी आ गया। बढ़ती जनसंख्या के कारण, मान के चलिए कि अगर हम लोगों का 1 कट्ठा खेत है, कितना खेत है? 1 कट्ठा खेत है। तो 1 कट्ठा खेत जो हम लोग का होता है, 1 कट्ठा खेत में हम लोग का 20 धूर होता है। कितना धूर होता है? 20 धूर, समझे। अगर मान के चलिए कि यह 4 भाई है, क्या है? 4 भाई है। तो 4 भाई है तो इसको इसमें चारों को हिस्सा चाहिए। तो जब चारों को हिस्सा लगेगा तो कितना कितना हो जाएगा? तो 5 धूर इसको मिलेगा, 5 धूर इसको मिलेगा और 5 धूर इसको भी मिलेगा, ठीक है, और 5 धूर इसको भी मिलेगा। तो समझिए खेतों का आकार छोटा हुआ। खेतों का आकार क्या हो गया? छोटा हो गया। गांव देहात में यह सदा ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसके कारण हम लोगों का मतलब कि क्या, कौन चीज़? अच्छा, चलिए देखिए। तो यहाँ पर बढ़ती जनसंख्या के कारण भूमि के जोतों का आकार लगातार सिकुड़ता रहा, यानी कि सिकुड़ रहा है। और अभी भी यह समस्या हम लोग का दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहा है? बढ़ता ही जा रहा है। यानी कि भूमि का जो आकार है वह छोटा होते जा रहा है। भूमि का आकार क्या होते जा रहा है? छोटा होते जा रहा है। लगभग 60% किसानों की जोत का आकार तो 1 हेक्टेयर से भी कम है। जोत का आकार क्या है? 1 हेक्टेयर से भी कम है। उसके बाद आपको बताते हैं और अगली पीढ़ी के लिए इसके और भी हिस्से हो यानी कि हो जाते हैं। और आने वाला पीढ़ी में इसका और टुकड़ा होगा। और क्या होगा? छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा, ठीक है। और आने वाली पीढ़ी के लिए, अगली पीढ़ी के लिए और भी हिस्से हो जाते हैं, जो कि आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं है। जो आर्थिक दृष्टि से हम लोग का लाभकारी नहीं है। आने की वाली समस्या हम लोगों का और बढ़ने वाला है। समस्या क्या होगा? और भी बढ़ेगा। ऐसी कृषि जोतों पर केवल निर्वाह कृषि की जा सकती है। निर्वाह कृषि का मतलब हो गया कि जिस पर हम लोगों का क्या कर सकते हैं?
निर्वाह कृषि कर सकते हैं। और निर्वाह कृषि का मतलब होगा कि जो हम लोगों को आवश्यकता की चीज़ें है, मतलब कि समझिए तो हम लोगों के लिए ही, मतलब कि जो इंसान का खेत का जोत छोट हो जाएगा आने वाला समय में, तो उसको अपने खाने के लिए खरीदना पड़ जाएगा। अपने खाने के लिए क्या करना पड़ जाएगा? खरीदना पड़ जाएगा। तो निर्वाह भी हम लोगों का अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा, निर्वाह भी अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम लोग समझ गए। ठीक है, अब पढ़ेंगे कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण, इसका मतलब क्या होता है कि हम लोगों का अगला टॉपिक क्या है कि कृषि योग्य, समझेंगे, कृषि कृषि योग्य कृषि योग्य भूमि कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। क्या करना? निम्नीकरण, निम्नीकरण। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है समझेंगे कि भारतीय जो कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण, कृषि योग्य भूमि की निम्नीकरण कृषि का एक अन्य गंभीर समस्या है, कृषि का दूसरा समस्या है कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। इससे लगातार भूमि का यानी कि उपजापन कम हो जाता है। यानी कि निम्नीकरण का मतलब हो गया कि भूमि की जो शक्ति है, जमीन की जो शक्ति है उपज की, वह कम हो रहा है। ठीक है, यह समस्या उन क्षेत्रों में ज़्यादातर गंभीर है जहां अधिक सिंचाई की जाती है, यानी कि जहां पर पानी, खेतों को सिंचाई अधिक किया जाता है, वहां पर यह समस्या ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, कृषि भूमि का एक बहुत बड़ा भाग यानी कि लवणता, यानी कि क्षारता व जल क्रांतता के कारण बंजर हो चुका है। कीटनाशक रसायनों के कारण भी उर्वरकता शक्ति कम हो जाती है। समझिए, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, खेतों में क्या करते हैं कि ज़्यादा फसल के लिए हम लोग ज़्यादा सिंचाई करते हैं, है कि नहीं, उस पर कीटनाशक दवा डालते हैं, उसके बाद में मतलब कि रसायन डालते हैं हम लोग, है कि नहीं, जिसके कारण हम लोग का ज़मीन की जो शक्ति है फसल उपज करने की, वह धीरे धीरे क्या होते जा रही है? कम होते जा रही है। अल्प बेरोजगारी, क्या पढ़ेंगे? अल्प बेरोजगारी, ध्यान समझेंगे। भारतीय कृषि में विशेषकर सिंचित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अल्प बेरोजगारी पाई जाती है। फसल ऋतु में वर्ष भर बेरोजगार उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि कृषि कार्य लगातार गहन श्रम वाले नहीं हैं। इसी को अल्प बेरोजगारी कहते हैं। कहने का मतलब हो गया कि जो, समझेंगे कि जो कृषि कार्य है वह गहन नहीं है, मतलब कि हमेशा कृषि कार्य नहीं होता है, जैसे कि समझेंगे। और बेरोजगारी धीरे धीरे हम लोग का बढ़ता जा रहा है। पहले के ज़माने में क्या था कि ट्रैक्टर नहीं होता था, ट्रैक्टर नहीं होता था खेत का जुताई करने के लिए, तो हम लोग क्या करते थे, हर और बैल का यूज करते थे। कौन चीज़ का? हल और बैल का। तो एक खेत को अगर मान के चलिए कि एक किसान है और हर और बैल का यूज करता है, तो उसको 10 काठा खेत जोतने में लगभग समझिए तो पूरा दिन लग जाएगा, पूरा दिन लग जाएगा। लेकिन अभी ट्रैक्टर का यूज करते हैं, तो ट्रैक्टर क्या है कि एक ही दिन में कितना खेत जोत देगा, है कि नहीं। दूसरी बात कि हम लोगों को अगर किसी किसान के पास ज़मीन ज़्यादा होता था, ज़मीन क्या होता था? ज़्यादा होता था, तो वह क्या करता था कि वह फसल जब कटाई होता था तो उस समय भी मजदूर को रखता था अपने फसल को काटने के लिए, अपने फसल को। अब उसको भी काटने के लिए मशीन चला हुआ है, उसको भी काटने के लिए क्या है? मशीन चला हुआ है। यानी कि जो मतलब कि 5 मजदूर का काम एक मशीन कर दे रहा है, 5 मजदूर का काम एक मशीन कर दे रहा है, और उसमें पैसे भी कम खर्च हो रहा है। तो लोग मशीन के तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट, मतलब कि जाने के कारण, मशीन ज़्यादा आविष्कार होने के कारण लोगों में भी बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ चुका है कि नहीं। अब पढ़ेंगे आगे हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसमें कृषि का क्या महत्व है उसके बारे में देखेंगे। अगला टॉपिक क्या आ जाएगा बताइए? भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ेंगे? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। ठीक, कृषि का क्या महत्व? देश की कुल श्रमिक व्यक्ति 80% भाग कृषि पर ही क्या है? निर्भर है। यानी कि आपको बताते हैं कि पूरे देश में जितने भी श्रमिक है, जितने भी क्या है? श्रमिक है, तो इन श्रमिकों में आपका 80%, कितना परसेंट? 80% जो लोग हैं वह कृषि के ऊपर निर्भर है। किसके ऊपर निर्भर है? कृषि के ऊपर निर्भर है। ठीक है, भाग कृषि का है। देश के कुल राष्ट्रीय उत्पाद में 26% योगदान कृषि का है। यानी कि देश जो है, पूरे देश में जितना भी उत्पाद है, जितना भी क्या है? उत्पाद है, इस उत्पाद में कितना प्रतिशत? तो 26% योगदान किसका है?
तो कृषि का, किसका है? कृषि का है, ठीक। उसके बाद आपको बताते हैं कृषि से कोई, यानी कि कृषि से कोई कृषि प्रधान उद्योग को कच्चा माल मिलता है। यानी कि आपको बताते हैं कि खेती से हम लोग को कई ऐसे कृषि प्रधान उद्योग है जिसको कच्चा माल मिलता है। कई ऐसे है, जैसे कि हम लोग को चीनी मिल है। क्या है? चीनी मिल है। तो चीनी बनाने के लिए हम लोग को गन्ना की ज़रूरत पड़ती है, ईख की ज़रूरत पड़ता है। तो ईख कहाँ से आता है? खेतों से ही आता है। तो चीनी के लिए कच्चा माल क्या हो जाएगा? ईख हो जाएगा। जैसे कपड़े बनाना है तो कपास का बनता है, तो कपास कहाँ से आ जाएगा? हम लोग का कपास की खेती हम लोग को करते हैं, तो उससे उसको क्या मिल जाएगा? कपास मिलेगा। समझे कि नहीं? तो इन सभी चीज़ों के लिए बहुत ऐसे उद्योग हैं जिनका कच्चा माल हम लोग को कहाँ से मिलता है? कृषि से मिलता है। कहाँ से मिलता है? आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या आ जाएगा आपको, कि कृषि से मतलब कि मिलता है, जैसे कपड़ा उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग, या सभी को कच्चा माल कहाँ से मिलता है? तो कृषि से ही मिलता है। कृषि से ही पशुओं को चारा प्राप्त होता है, यानी कि पशु को खाने के लिए जो चारा है वह कौन चीज़ से मिलता है? कृषि से ही मिलता है। कौन चीज़ से मिलता है? कृषि से मिलता है, ठीक है। उसके बाद में आपको बताते हैं कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला ही नहीं बल्कि जीवन यापन की एक विधि है। यानी कि जो कृषि है वह समझिए तो भारत के अर्थव्यवस्था के लिए आधारशिला नहीं है, यानी कि जीवन यापन की एक विधि है। जीवन जीने के लिए भी एक आधार है कि नहीं? कौन चीज़? कृषि। कौन चीज़? कृषि। अब हम लोग को पढ़ना है अगला हरित क्रांति के बारे में। किसके बारे में? हरित क्रांति के बारे में। तो यह बहुत टॉपिक यह ज़बरदस्त है, और हरित क्रांति बहुत ही ज़्यादा पूछ देता है, ठीक है। हरित क्रांति, हरित क्रांति, ठीक है। तो हरित क्रांति क्या होता है, ध्यान से समझेंगे कि ये जो हरित क्रांति होता है 1960 से 70 के दशक में। कब? 1960 से 70 के दशक में। कब? 1960 से 70 के दशक में। 1960 से 70 के दशक में क्या हुआ? तो आपको बताते हैं दशक में खदानों में विशेष रूप से गेहूं के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि की गई। इसे ही हरित क्रांति कहा जाता है। यानी कि गेहूं का उत्पादन है वह बहुत ही अधिक मात्रा में बढ़ गया। अधिक मात्रा में क्या हो गया? बढ़ गया। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? हरित क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित क्रांति। आगे समझेंगे कि 1960 के दशक के मध्य में, यानी कि मैक्सिको, कौन चीज़? मैक्सिको तथा चावल यानी कि फिलीपींस की यानी कि किस्में कृषि के लिए यानी कि उपलब्ध हुई। कौन चीज़ हुई? उपलब्ध हुई। कौन चीज़ के लिए? कृषि के लिए। कौन चीज़ के लिए? कृषि के लिए। उसके बाद आपको बताते हैं उपलब्ध हुई। उसके बाद क्या हुआ? भारत ने यानी कि पैकेज और यानी कि प्रौद्योगिकी के रूप में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा गुजरात के सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में इन यानी कि उच्च पैदावार वाले किस्मों को अपनाया। इन नीति से यानी कि खदानों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिससे हरित क्रांति हुआ। कौन कौन राज्यों में बता रहे हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। किस किस राज्य में? तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश। उसके बाद आपको बताते हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात। इन सभी क्षेत्रों में क्या हुआ? तो सिंचाई मतलब कि इस सभी क्षेत्रों में हरित क्रांति का असर हुआ। किसका असर हुआ? हरित क्रांति का असर हुआ। इसमें उच्च पैदावार हुआ, यानी कि फसल के उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ। बहुत ज़्यादा क्या हो गया? वृद्धि हो गया, ठीक। उसके बाद आपको बताते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हरित क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित क्रांति। अब पढ़ेंगे योजना आयोग जो होता है, वो योजना आयोग 1988 में। कब? 1988 की बात है। 1988। 1988 में क्या हुआ? तो योजना आयोग क्या हुआ? योजना आयोग, ठीक है। योजना आयोग के तहत क्या हुआ आपको बताते हैं कि 1988 में कृषि विकास में मतलब कि कृषि विकास में प्रादेशिक संतुलन को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि जलवायु योजना प्रारंभ किया गया। इनसे कृषि, पशुपालन तथा जल कृषि को विकास हेतु संसाधनों के विकास पर भी बल दिया गया। यानी कि किस किस चीज़ के लिए? तो आपको बताते हैं कृषि के लिए, पशुपालन के लिए, जल कृषि के लिए, इन सभी पर मतलब कि बल दिया गया। इन किसके आयोग तहत? तो योजना आयोग के तहत। किसके तहत? और यह योजना आयोग कब मतलब कि शुरू किया गया? तो 1988 में। कब? 1900 पूछेगा तो योजना आयोग की शुरुआत कब हुआ? तो 1988 में। अब पढ़ेंगे हरित क्रांति की फसल के प्रमुख कारण।
हरित क्रांति की यानी कि सफलता के, हरित क्रांति के सफलता के मुख्य कारण क्या क्या था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो हम लोग पढ़ेंगे हरित क्रांति, हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति की सफलता, सफलता के कारण, ठीक है, हरित क्रांति के सफलता के कारण, क्या कारण था तो समझिए, उच्च उत्पादकता वाले बीज, उच्च उत्पादकता वाले बीज, यानी कि बीज का मतलब हो गया कि जो बीज सबसे ज़्यादा मतलब कि फसल देता है उस बीज को लाना। ठीक है, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, रासायनिक उर्वरक का मतलब हो गया कि उस खेतों में हम लोग रसायनों का यूज करने लगे, जैसे डीएपी, यूरिया, है ना, इसका यूज करने लगे, तो जिसके कारण हम लोग का फसल में उत्पादन में वृद्धि हुआ। सिंचाई की सुविधा, सिंचाई के लिए जो सुविधा था उसको मतलब कि उपलब्ध कराया गया। पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति के कारण गेहूं के उत्पादन में यानी कि रिकॉर्ड वृद्धि हुई। रिकॉर्ड वृद्धि का मतलब हो गया कि बहुत अधिक वृद्धि हुआ, रिकॉर्ड बना दिया एकदम से, है कि नहीं। किसके कारण, तो हरित क्रांति के कारण। किसके कारण, हरित क्रांति की विशेषता क्या था, इसका विशेषता के बारे में समझेंगे। हरित क्रांति की विशेषता, कौन चीज़, विशेषता। तो हरित क्रांति का जो विशेषता अगर पूछेगा तो बोलेंगे कि उन्नत किस्म के बीज, उन्नत किस्म के बीज, ठीक है, सिंचाई की सुविधा, कौन चीज़ की सुविधा, सिंचाई की, रासायनिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक, उसके बाद में कीटनाशक दवाइयाँ, यानी कि मान के चलिए कि हम लोग का फसल खूब अच्छा खासा हुआ, ठीक, और पूरा को कीड़ा खा गया। कौन खा गया, कीड़ा, तो कीटनाशक दवा का भी यूज किया गया जिससे कीड़े मरने लगे और हम लोग का फसल क्या होने लगा, सुरक्षित होने लगा। उसके बाद में कृषि मशीनों, यानी कि कृषि मशीनें कृषि के लिए मतलब कि बनाया जाने लगा, जैसे ट्रैक्टर से हम लोग का हल का जुताई होने लगा। ठीक है, हम लोगों का पहले जो होता था थ्रेसर में, हम लोग का थ्रेसर से पहले क्या था कि छोटे छोटे मतलब कि उसको बांध करके गेहूं को, धान को और उसको पीटा जाता था। क्या किया जाता था, पीटा जाता था उसके फसल को अलग करने के लिए। उसके बाद में थ्रेसर आया, उसके बाद में क्या आया, थ्रेसर आया। अब क्या है, अब हड़ामा है, जहाँ पर हम लोगों का कृषि करते हैं, कृषि काम करते हैं खेतों में ही, मतलब कि उस सभी को इकट्ठा कर दीजिए और वहाँ पर ट्रैक्टर से उसको मतलब कि फसल को अलग कर दिया जाता है कि नहीं। चलिए देखिए, जिसको थ्रेसिंग कहा जाता है। उसके बाद में आपको बताते हैं कि भारतीय कृषि को विकास में हरित क्रांति की भूमिका। भारतीय जो कृषि था, भारतीय कृषि, भारतीय कृषि, भारतीय कृषि की, भारतीय कृषि की विकास में, भारतीय कृषि के, भारतीय कृषि के विकास में, के विकास में हरित क्रांति की भूमिका, हरित क्रांति की, हरित क्रांति की भूमिका, हरित क्रांति की क्या भूमिका थी, भारतीय कृषि के विकास में, भारतीय कृषि के विकास में। ठीक, चलिए, तो यहाँ से हम लोग फिर आगे कल पढ़ेंगे। तब हम लोग मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। कैमरामैन फोकस किया जाए। कल हम लोग देखेंगे कि भारतीय कृषि के विकास में जो हरित क्रांति का क्या विशेषता था। ठीक है।